कहते हैं कि 10 टाइगर्स भी मिलकर एक लायन का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन लोगों के बीच एक पुरानी कहावत भी है। टाइगर सम्मान के हॉल में बैठता है, जबकि लायन दरवाजे पर खड़ा होकर पहरा देता है। टाइगर्स को हमेशा बुराई का चेहरा बताया जाता है और लायंस को न्याय का प्रतीक माना जाता है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि असली किंग ऑफ बीस्ट टाइगर ही है। और मैं आयन पीक जू में एक मोटे टाइगर के रूप में दोबारा जन्म लिया हूं। कीपर्स मुझे हर दिन खाना फेंकते हैं, लेकिन मैं हर एक निवाला ठुकरा देता हूं और खुद को एक पागलपन वाली डाइट से गुजारता हूं, क्योंकि आज से ठीक 6 महीने बाद एक सोलर स्टॉर्म आने वाला है और हर एक जीव किसी डरावनी चीज में म्यूटेट हो जाएगा। अपनी पिछली जिंदगी में यही इस जू में 2 किंग टियर बीस्ट पैदा हुए थे। एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो म्यूटेट होकर अबिस टाइटन क्रॉक बन गया, और एक चिंपैंजी जो सैवेज एप फील्ड बन गया। बाकी जानवरों को तो म्यूटेट होने का मौका तक नहीं मिला, वो बस उन दोनों मॉन्स्टर्स का खाना बन गए। अगर मुझे यहां से जिंदा निकलना है तो मुझे पहले हमला करना होगा, तेज और बिना दया के। उन्हें खत्म करना होगा इससे पहले कि वो म्यूटेट कर पाएं। आखिर मैं किंग ऑफ बीस्ट्स हूं। म्यूटेशन से पहले वो क्रॉक और वो चिंप कोई खतरा नहीं है, लेकिन अभी मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। यहाँ का खाना बहुत ज्यादा अच्छा है। जरा मुझे देखो, एक शानदार गोल मटोल किंग ऑफ बीस्ट्स। बिना किसी शक के मैं इस टाइगर इंक्लोजर का सबसे मोटा टाइगर हूं। 100 दिन बचे हैं म्यूटेशन में। आज से मैं अपनी बॉडी शेप में लाऊंगा। सुबह 10 बजे जेक हमेशा की तरह आता है, हाथ में एक बड़ा सा बेसन भरा हुआ चिकन लेग से, और टाइगर हैबिटेट के अंदर चला आता है। मेरा सबसे पसंदीदा खाना, जूसी टेंडर। और पहले मैं हर बार पूरा बेसन साफ कर देता था, लेकिन आज नहीं। मैं अपना सिर घुमा लेता हूं और उसकी तरफ देखता तक नहीं। जेक रुक जाता है। वो बेसन को मेरी तरफ धकेलता है, जैसे मुझे टेस्ट कर रहा हो। मैं मुड़कर वहां से दूर चला जाता हूं। अजीब है, आज इस मोटे टाइगर को क्या हो गया? जेक खुद से बड़बड़ाता है और चला जाता है। मैं अपनी लार निगलता हूं और काम पर लग जाता हूं। एनक्लोजर बड़ा नहीं है, लेकिन शटल रन्स के लिए काफी है। मैं एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ता हूं, अचानक रुकता हूं और फिर वापस दौड़ता हूं, बार बार। हर कदम पर मेरा फैट हिलता है। हर कदम ऐसा लगता है जैसे मैं एक पत्थर उठाकर दौड़ रहा हूं, लेकिन मैं दांत भींचकर आगे बढ़ता हूं। जब दौड़ना मुझे तोड़ देता है तो मैं फेक ट्री की तरफ जाता हूं। अपने चारों पंजों से ट्रंक को पकड़ता हूं और पूरी ताकत से खुद को ऊपर खींचता हूं। मेरी अभी की हालत में ये सीधा टॉर्चर है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है। देखो, मोटा टाइगर दौड़ रहा है। ओ माय गॉड, ये पेड़ भी चढ़ रहा है। क्या ये वेट लूज करने की कोशिश कर रहा है? कितना क्यूट है, वीडियो बनाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इंसान क्या सोचते हैं। सेट्स के बीच मैं फेंस के पार देखता हूं और अपने 2 टारगेट्स पर नजर टिकाता हूं। पहला, रेप्टाइल हाउस में वो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, पूरा 5 मीटर लंबा, दिन भर फेक रॉक्स पर फैला रहता है, सूरज की गर्मी लेता हुआ, इतना आलसी कि हिलता तक नहीं। मेरी पिछली जिंदगी में यही वो क्रीचर था जो म्यूटेट होकर अबिस टाइटन क्रॉक बना था। उसकी स्केल्स लोहे जैसी सख्त हो गई थी और उसने एक ही बाइट में 3 म्यूटेटेड वुल्फ्स को कुचल दिया था। ये मेरा नंबर 1 टारगेट है। दूसरा, प्राइमेट जोन में वो चिंपैंजी। उसके बनाना मांगने वाले बिहेवियर से धोखा मत खाना। म्यूटेशन के बाद वो सैवेज एप फीन बन जाता है। भयानक ताकत, डरावनी इंटेलिजेंस। मेरी पिछली जिंदगी में उसने बर्ड जोन के हर एक क्रीचर को मार डाला था। इन दोनों को म्यूटेट होने से पहले मरना होगा। मैं अपने दिमाग में काउंटडाउन शुरू करता हूं। 99 दिन बचे हैं दुनिया के अंत में। शाम तक मैं जमीन पर गिर चुका हूं, सांस के लिए हाँफ रहा हूं, लेकिन अंदर से मैं मजबूत महसूस कर रहा हूं। अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मैं वही खतरनाक टाइगर बन जाऊंगा जो मुझे होना चाहिए था। तभी मुझे कुछ अजीब महसूस होता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अपनी एनक्लोजर के बीच के गैप से मुझे घूर रहा है और उसकी नज़र में कुछ बहुत ही डरावना है। अगले 20 दिनों तक मैं खुद को लिमिट तक पुश करता हूं। हर दिन सुबह होने से पहले ट्रेनिंग शुरू करता हूं। शटल रन्स 10 सेट से बढ़कर 50 सेट्स हो जाते हैं। ट्री क्लाइंबिंग, जहां पहले मुश्किल से ऊपर पहुंचता था, अब ट्रंक पर पुलअप्स मार रहा हूं। कीपर्स जो भी खाना लाते हैं, मैं उसका सिर्फ 1/3 खाता हूं। सिर्फ लीन मीट और ऑर्गन्स। वो जूसी चिकन लेग्स अछूते रह जाते हैं। जेक परेशान हो जाता है। उसे लगता है मैं बीमार हूं,
वो वेटेरिनेरियन को बुलाता है फुल चेकअप के लिए, लेकिन सब कुछ नॉर्मल आता है। स्केल के नंबर तेजी से गिरते हैं। 320 पाउंड्स, 300, फिर 280। पेट की चर्बी गायब होने लगती है और मसल्स दिखने लगती हैं। मैं महसूस कर सकता हूँ वो एक्सप्लोसिव पावर जो मैं लगभग भूल चुका था वापस आ रही है। दिन 21 की सुबह मैं पूल के किनारे खड़ा होता हूँ और अपना रिफ्लेक्शन देखता हूँ। वो मोटा टाइगर अब गायब है। उसकी जगह एक लीन पावरफुल प्रेडेटर खड़ा है। मैं फुल स्पीड लंच टेस्ट करता हूँ, पहले से दोगुनी स्पीड। अच्छा, अब मूव करने का समय आ गया है। मैं पेट्रोल पैटर्न स्टडी करता हूँ। सिक्योरिटी रात 11 बजे और फिर सुबह 3 बजे राउंड्स लगाती है। सर्वेलेंस कैमरास पूरे एरिया को कवर करते हैं, लेकिन एक ब्लाइंड स्पॉट है। टाइगर हैबिटेट के वेस्ट साइड पर पुरानी वायर फेंस जो पेड़ों की शाखाओं के नीचे छुपी हुई है, वो कैमरा की रेंज से बाहर है। वो हिस्सा सालों से जंग खा रहा है। मैंने चुपके से अपने क्लॉथ से उसे टेस्ट किया है। एक जोरदार पुश और वो तुरंत टूट जाएगी। मेरा मौका आता है। दिन 25 की रात। फोरकास्ट सही था। एक भयानक रेनस्टॉर्म आता है। बिजली कड़कती है और पूरा जू सफ़ेद रोशनी में चमक उठता है। ऐसे मौसम में सर्वेलेंस सिस्टम फेल होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है और कोई गार्ड इतनी बारिश में चेकिंग करने नहीं आएगा। रात के 2 बजे मैं थंडर की आवाज़ में मूव करता हूँ। मैं पूरी ताकत से वायर फेंस पर टकराता हूँ। जंग लगी तार एक ही झटके में टूट जाती है। मैं उसके बीच से निकल जाता हूँ। बारिश मेरे ऊपर बर्फ जैसी गिरती है, लेकिन मेरा खून उबल रहा है। पहले से बनाई हुई रूट फॉलो करते हुए मैं हर कैमरा से बचते हुए आगे बढ़ता हूँ। एक शैडो की तरह मैं सीधे रेप्टाइल हाउस की तरफ जाता हूँ। क्रोकोडाइल का पूल बाहर वाले हिस्से में है। इस समय वो पानी के नीचे आराम कर रहा होना चाहिए। मैं बिना आवाज़ के पानी में उतर जाता हूँ। ठंड मुझे झटका देती है, लेकिन मैं जल्दी अडेप्ट कर लेता हूँ। बिजली की चमक में मुझे नीचे उसका बड़ा सा शरीर दिखता है। वो बिल्कुल हिल नहीं रहा। एक क्लीन किल। मैं गहरी सांस लेता हूँ और डाइव करता हूँ। धीरे धीरे मैं उसके करीब पहुँचता हूँ। 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। जैसे ही मैं हमला करने वाला होता हूँ, क्रोकोडाइल की आंखें अचानक खुल जाती हैं। वो कभी सोया ही नहीं था। सोचने का समय नहीं है। मैं हमला करता हूँ। अपने जबड़ों से उसकी गर्दन के पीछे पकड़ लेता हूँ और कसकर जकड़ लेता हूँ। क्रोकोडाइल बुरी तरह तड़पता है। उसकी पूंछ लोहे की चाबुक की तरह मुझ पर लगती है। दर्द से मेरी पकड़ लगभग छूट जाती है। हम पानी के अंदर लुढ़कते हैं। मेरे लंग्स जल रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ मुझे छोड़ना नहीं है। ये मेरा एक ही मौका है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। मैं उसे नीचे दबा देता हूँ। वो ऊपर जाने की कोशिश करता है। मैं उसे और गहराई में खींचता हूँ। मेरी पिछली जिंदगी की यादें मुझे बताती हैं, सबसे खतरनाक क्रोकोडाइल को भी सांस चाहिए होती है, और मैं उससे ज्यादा देर तक सांस रोक सकता हूँ। यही मेरी एडवांटेज है। 1 मिनट, 2, 3, उसकी तड़प धीरे धीरे खत्म हो जाती है और फिर वो पूरी तरह शांत हो जाता है। मैं अपनी पकड़ छोड़ता हूँ और उसकी बॉडी को ऊपर खींचता हूँ। मैं जोर से सांस लेता हूँ। बारिश जारी है, गरजना जारी है। किसी को नहीं पता यहाँ क्या हुआ है। मैं उसके शरीर पर अपने क्लॉथ से कई गहरे निशान बनाता हूँ। फिर खून को पूल के किनारे पत्थरों पर फैला देता हूँ, ताकि ऐसा लगे कि वो खुद बाहर आया और फिसलकर मर गया। काम खत्म। मैं तुरंत वापस लौटता हूँ, सेम रास्ते से, टाइगर हैबिटेट की तरफ। वायर फेंस को फिर से वैसे ही मोड़ देता हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब तक मैं वापस अपने इनक्लोजर में आता हूँ, सुबह होने वाली होती है। पूरा भीगा हुआ मैं कोने में लेट जाता हूँ और गहरी नींद का नाटक करता हूँ। अगली सुबह रेप्टाइल हाउस से एक कीपर की चीख पूरे जू में गूंज जाती है। मैं सलाखों के बीच से झांकता हूँ। स्टाफ का एक ग्रुप पूल के पास खड़ा है और आपस में बहस कर रहा है। शायद बुढ़ापे से मर गया, रात में बाहर आया होगा और फिसल गया, या थंडर से डर गया होगा। कितना अफसोस। अपनी आंखें बंद करता हूं और दिमाग में काउंटडाउन शुरू करता हूं। 75 दिन बचे हैं अंत तक। अगला टारगेट चिंपैंजी। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जू की दूसरी तरफ प्राइमेट जोन में वो चिंपैंजी दूर से मुझे देख रहा है और मेरी तरफ एक धीमी बेचैन सी गुर्राहट छोड़ रहा है। क्रोकोडाइल की मौत एक चेन रिएक्शन शुरू कर देती है। अगले ही दिन जू का डायरेक्टर खुद हर इनक्लोजर की पूरी इंस्पेक्शन करवाता है। अब प्रायोरिटी है सेफ्टी हैजर्ड्स। मैं देखता हूं वो बार बार क्रोकोडाइल के पूल को चेक कर रहे हैं। फिर वो सर्वेलेंस फुटेज निकालते हैं। खुशकिस्मती से उस रात का स्टॉर्म सच में सिस्टम को बंद कर गया था। ज्यादातर फुटेज सिर्फ स्टैटिक ही है,
आखिर में उन्हें इसे एक्सीडेंट ही मानना पड़ता है। लेकिन जू की सिक्योरिटी फिर भी कड़ी कर दी जाती है। पेट्रोल्स अब रात में 2 बार नहीं बल्कि 4 बार होने लगती हैं। हर एनक्लोजर में नए कैमरास लगा दिए जाते हैं, मेरे ब्लाइंड स्पॉट में भी। और इससे भी बुरा, कीपर्स अब हर एक एनिमल पर नजर रखने लगते हैं। जेक हर दिन आधा घंटा मेरे एनक्लोजर के बाहर बिताता है। अब मुझे और ज्यादा सावधान रहना होगा। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है वो है चिंपैंजी। उसका नाम है आयरन फिस्ट, आयरन पीक जू का स्टार अट्रैक्शन। वो साइन लैंग्वेज से कीपर से बात करता है, एक 5 साल के बच्चे जितनी इंटेलिजेंस के साथ। और क्रोकोडाइल की मौत के बाद से वो बेहद अग्रेसिव हो गया है। हर बार जब मैं प्राइमेट जोन के पास से गुजरता हूं, वो सीधे ग्लास वॉल पर दौड़ता है, उसे जोर जोर से पीटता है और कान फाड़ देने वाली चीखें निकालता है। उसकी आंखों में सिर्फ शक और खालिस नफरत है। वो जानता है उसके इंस्टिंक्ट्स उसे बता रहे हैं मैं एक खतरा हूं। ये खतरनाक है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही किसी को शक हो जाएगा। मुझे सबको ये यकीन दिलाना होगा कि मैं बस एक साधारण टाइगर हूं, एक हाउस कैट जितना हार्मलेस, किसी के लिए भी खतरा नहीं। इसलिए मैं एक परफॉर्मेंस शुरू करता हूं। मैं खाना बंद कर देता हूं और पूरे दिन कोने में बिना हिले डुले पड़ा रहता हूं। जेक घबरा जाता है और तुरंत वेटरनेरियन को बुलाता है। वेट पूरा एग्जामिनेशन करता है, टेम्परेचर, हार्ट बीट, ब्लड वर्क, सब कुछ। पूरी सुबह जांच के बाद हर रिपोर्ट नॉर्मल आती है। शायद इमोशनल है, टाइगर्स भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हाल ही में मौसम खराब रहा है, धूप कम मिली है। मैं सजेस्ट करूंगा इसका एक्टिविटी टाइम बढ़ाया जाए। मैं पूरी तरह साथ देता हूं, कमजोरी का परफेक्ट नाटक करते हुए। खड़े होना भी मेरे लिए मुश्किल लगता है। जेक का दिल टूट जाता है। वो मेरे लिए सबसे अच्छा बीफ लाता है और मेरे एनक्लोजर में नई टॉयज रख देता है। मैं बस थोड़ा सा खाता हूं और फिर से बीमार होने का नाटक शुरू कर देता हूं। मेरा ये एक्ट पूरी तरह काम कर जाता है। एक हफ्ते बाद सबको यकीन हो जाता है कि मैं बस सीजनल स्लम से गुजर रहा हूं। यहां तक कि जू डायरेक्टर भी मुझ पर ध्यान देना बंद कर देता है। सिक्योरिटी ऑफिस में गार्ड मेरे कैमरा फीड को एक नज़र देखता है और तुरंत दूसरे कैमरा पर चला जाता है। लेकिन सिर्फ मुझे पता है कि मैं रात के सन्नाटे में क्या करता हूं। रात के 3 बजे जैसे ही पेट्रोल गार्ड आगे बढ़ता है, मैं तुरंत जाग जाता हूं। मैं एनक्लोजर के उस कोने में जाता हूं जहां रफ कंक्रीट वॉल है। मैं अपना दाया पंजा आगे बढ़ाता हूं और पूरी ताकत से उसे दीवार पर रगड़ता हूं। स्क्रैच स्क्रैच। क्लॉ और कंक्रीट की आवाज सन्नाटे में बेहद तेज और चुभने वाली लगती है। मैं बिना रुके ग्राइंडिंग करता हूं जब तक हर नाखून रेजर शार्प नहीं हो जाता। लेफ्ट फोरपॉ, राइट फोरपॉ, हाइंड क्लॉज, हर एक मौत देने के लिए तैयार। क्लॉज तैयार। अब मैं स्ट्राइक ड्रिल शुरू करता हूं। बार बार हवा में जंप करता हूं, परफेक्ट एंगल कैलकुलेट करता हूं, सबसे लीथल बाइट पॉइंट ढूंढता हूं। आयरन फिस्ट क्रोकोडाइल जैसा नहीं है, वो तेज है, ताकतवर है और बहुत इंटेलिजेंट है। मुझे एक ही क्लीन किल करना होगा, उसे जवाब देने का मौका नहीं मिलना चाहिए। दिन में बीमार, रात में ट्रेनिंग। मैं खुद को लिमिट तक पुश करता हूं। 60 दिन बचे हैं दुनिया के अंत में। उस शाम मैं हमेशा की तरह अपने एनक्लोजर में मरा हुआ सा पड़ा रहता हूं। तभी प्राइमेट जोन से हंगामा सुनाई देता है। आयरन फिस्ट पूरी तरह बेकाबू हो गया है। वो ग्लास वॉल पर लगे डेकोरेशंस तोड़ देता है, अपने टायर टॉय को चीर देता है और कीपर पर हमला कर देता है जो उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। ये दिन ब दिन ज्यादा खराब होता जा रहा है। क्या ये भी बीमार है? इसे ऑब्जर्वेशन के लिए आइसोलेशन में डाल दो, विजिटर्स को दूर रखो। मैं सलाखों के पार देखता हूं और आयरन फिस्ट से आंखें मिलाता हूं। सैकड़ों मीटर दूर वो अपने दांत दिखाता है और एक गहरी डरावनी गुर्राहट निकालता है जैसे युद्ध की घोषणा हो। मैं भी अपनी आंखें सिकोड़ता हूं और अपने दांत दिखाता हूं। आजा, मैं तैयार हूं, लेकिन अभी नहीं, समय मैं चुनूंगा। रात होती है और मैं फिर से अपनी क्लॉज तेज करने लगता हूं। कंक्रीट वॉल पर गहरी लकीरें बन चुकी हैं और मेरे क्लॉज चांदनी में ठंडे चमक रहे हैं। तभी पीए सिस्टम से एक अर्जेंट अनाउंसमेंट गूंजती है। अटेंशन ऑल डिपार्टमेंट्स, मीटरोलॉजिकल ब्यूरो ने वार्निंग जारी की है। 3 दिनों में भारी हॉलिडे क्राउड आने वाला है और साथ में सीवियर वेदर भी। सभी स्टाफ तैयार रहें। मैं रुक जाता हूं। मेरी धड़कन तेज हो जाती है। मौका आ गया है। 3 दिन पलक झपकते ही गुजर जाते हैं। मैं हर पल लेआउट स्टडी करता हूं। टाइगर हैबिटेट से प्राइमेट जोन तक का सबसे छोटा रास्ता सेंट्रल प्लाजा से जाता है, लेकिन वहां सबसे ज्यादा कैमराज हैं। दूसरा रास्ता है बैक हिल से होते हुए बर्ड जोन के पास से साइड डोर से एंट्री। उस रूट में 2 कैमरा ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। अगर मैं तेज हुआ तो बिना दिखे टारगेट तक पहुंच सकता हूं। हॉलिडे वाले दिन जू खचाखच भरा हुआ है।
सुबह 10 बजे तक विजिटर काउंट 5000 पार कर चुका है। सेंट्रल प्लाजा पेरेंट्स और बच्चों से भरा है। हर तरफ हंसी, शोर, चीखें। सिक्योरिटी गार्ड्स पूरी तरह व्यस्त है क्राउड संभालने में। किसी के पास सर्वेलेंस देखने का टाइम नहीं। सिक्योरिटी ऑफिस की खिड़की से मुझे सिर्फ एक गार्ड दिखता है, सिर नीचे फोन स्क्रॉल करता हुआ। फोरकास्ट सही था, आसमान में काले बादल छा रहे हैं। हवा भारी हो चुकी है स्टॉर्म से पहले वाली घुटन के साथ। यही है परफेक्ट मोमेंट। दोपहर तक टाइगर हैबिटेट का व्यूइंग प्लेटफॉर्म भर चुका है। एक स्कूल के बच्चे अपनी टीचर के साथ मुझे देख रहे हैं। टीचर, ये टाइगर कितना पतला लग रहा है, लगता है बीमार है, बस पड़ा रहता है, कितना बोरिंग है। मैं धीरे धीरे खड़ा होता हूँ। भीड़ के सारे फोन्स मेरी तरफ उठ जाते हैं। मैं ग्लास वॉल के पास जाता हूँ। 5 सेंटीमीटर मोटा टेम्पर्ड ग्लास जो 1 टन फोर्स सह सकता है। लेकिन मुझे इसकी कमजोरी पता है। मेरी पिछली जिंदगी में अपोकलिप्स के वक्त ये पैनल नीचे बाएं कोने से क्रैक हुआ था, क्योंकि वहां के एंकर बोल्ट्स सालों से ढीले हैं। मुझे बस सही जगह पूरी ताकत से मारना है और ये टूट जाएगा। मैं 10 कदम पीछे जाता हूं, अपना शरीर नीचे झुकाता हूं, हंटिंग क्राउच में आ जाता हूं। भीड़ को लगता है ये शो है, सब चीयर करने लगते हैं। टीचर बच्चों को पीछे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई इसे सीरियसली नहीं लेता। मैं गहरी सांस लेता हूं, मेरे शरीर का हर मसल टाइट हो जाता है और फिर मैं दौड़ता हूं। 300 पाउंड बॉडी वेट, फुल स्प्रिंट को स्पीड के साथ मैं कैनन शेल की तरह सीधे ग्लास के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में टकराता हूं। बूम! पूरा एरिया गूंज उठता है। ग्लास पर स्पाइडर वेब क्रैक्स फैल जाते हैं, लेकिन मैं रुकता नहीं। मैं पीछे जाता हूं और फिर से टकराता हूं। दूसरी बार, तीसरी बार। ओह माय गॉड, ग्लास टूटने वाला है, भागो! भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है। पेरेंट्स अपने बच्चों को उठाकर भागते हैं, लोग गिर रहे हैं, चीखें गूंज रही हैं। कुछ ही सेकंड में सब केओस बन जाता है। एक गार्ड मेरी तरफ दौड़ता है, रेडियो पर चिल्लाते हुए, इमरजेंसी एट द टाइगर हैबिटेट, ग्लास टूटने वाला है, ट्रैंक्विलाइजर गन्स अभी लाओ। चौथा इम्पैक्ट, ग्लास आखिरकार टूट जाता है। पूरा पैनल जोरदार आवाज के साथ गिर जाता है। मैं बाहर निकलता हूं। व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर चीखें गूंज उठती हैं। हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा है, लेकिन मैं एक भी इंसान पर हमला नहीं करता। मैं एक छलांग में भीड़ पार करता हूं और उसी रास्ते पर दौड़ पड़ता हूं जो मैंने पहले ही प्लान किया था। मेरे पीछे चीखें और अलार्म्स गूंज रहे हैं, लेकिन मैं अपनी स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं करता। मैं मंकी हिल के पास से गुजरता हूं। मुझे देखते ही सारे मंकीज हर दिशा में भाग जाते हैं। बर्ड जोन से गुजरते हुए सारे बर्ड्स पैनिक में आसमान की तरफ उड़ जाते हैं। पंखों का एक काला तूफान पूरे आसमान को ढक लेता है। मैं उस केओस को चीरता हुआ निकलता हूं जैसे काली बिजली। 30 सेकंड में 200 मीटर आगे प्राइमेट जोन का साइड डोर है, वो खुला हुआ है। कोई कीपर विजिटर्स को इवैक्यूएट करते वक्त उसे बंद करना भूल गया। मैं उसे जोर से धक्का देता हूं और अंदर घुस जाता हूं। अंदर एक विशाल हॉल है जो एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसा बनाया गया है। ऊंचे ऊंचे फेक ट्रीज, लटकती हुई वाइन्स, क्लाइंबिंग के लिए रोप्स, और इस वक्त पूरा हॉल खाली है। सारे विजिटर्स पहले ही बाहर निकाले जा चुके हैं। मैं रुकता हूं और ध्यान से पूरे रूम को स्कैन करता हूं। तभी ऊपर से एक धीमी गुर्राहट आती है। मैं तुरंत ऊपर देखता हूं। आयरन फिस्ट 5 मीटर ऊपर एक शाखा पर बैठा है और ठंडी फोकस्ड आंखों से मुझे देख रहा है। वो मेरी सोच से भी बड़ा है, पूरी बॉडी मसल से भरी हुई। उसकी आर्म्स पेड़ के तनों जितनी मोटी हैं। उसके हाथ में एक आयरन रॉड है, कीपर्स का ट्रेनिंग प्रॉप, जो अब उसके हाथ में एक हथियार बन चुका है। हम दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। हवा पूरी तरह शांत हो जाती है। फिर आयरन फिस्ट अपना मुंह खोलता है, अपने दांत दिखाता है और एक पहरे कर देने वाली दहाड़ लगाता है। एक चैलेंज, एक युद्ध की घोषणा, एक आखिरी वार्निंग। मैं भी जवाब देता हूं, एक टाइगर की दहाड़ के साथ। आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है। दूर से मुझे तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है। सिक्योरिटी ट्रैंक्विलाइजर गन्स के साथ आ रही है। समय बहुत कम है। मैं अपनी पीठ मोड़ता हूं, पूंछ सीधी करता हूं और रेडी हो जाता हूं। आयरन फिस्ट शाखा से कूदता है और बिल्कुल सही लैंडिंग करता है। मेरे सामने 10 मीटर दूर वो आयरन रॉड उठाता है और फाइटिंग स्टांस में आ जाता है। किंग ऑफ बीस्ट्स वर्सेस लॉर्ड ऑफ द प्राइमेट्स। ये लड़ाई मौत तक जाएगी। आयरन फिस्ट पहले अटैक करता है। वो रॉड को घुमाता है, सीधे मेरे सिर पर वार करता है, जैसे कोई वॉरियर कुल्हाड़ी चला रहा हो। रॉड हवा को चीरती है। उसकी ताकत में महसूस कर सकता हूं। लगने से पहले ही मैं सीधा नहीं लेता। मैं साइड में मुड़ जाता हूं। रॉड जमीन से टकराती है और कंक्रीट क्रैक हो जाता है। धूल का गुबार उठता है। अविश्वसनीय स्पीड, खतरनाक ताकत। म्यूटेशन के बिना भी ये सैवेज एप फींड बनने के लायक है। एक साफ हिट और मेरा स्कल खत्म। मुझे एक भी हिट नहीं खाना है। आयरन फिस्ट रुकता नहीं, वो फिर से वार करता है। इस बार हॉरिजॉन्टल स्वीप। मैं नीचे झुकता हूं और उसके पैरों पर हमला करता हूं। मेरे क्लॉज उसकी थाई को चीर देते हैं। गहरा घाव बन जाता है। आयरन फिस्ट दर्द से गरजता है और तुरंत पलटकर मेरी स्पाइन पर वार करता है।
आखिरी पल में मैं खतरा महसूस करता हूँ और रोल करके बच जाता हूँ। रॉड मेरे फर को छूती हुई निकलती है, कुछ बाल उड़ जाते हैं। करीब था, बहुत ज़्यादा करीब। ये असली लड़ाई है, कोई ट्रिक्स नहीं, कोई गलती की जगह नहीं। आयरन फिस्ट रॉड फेंक देता है। उसे समझ आ गया, क्लोज कॉम्बैट में ये उसके लिए नुकसान है। वो अपने हाथ फैलाता है, अपनी मस्कुलर चेस्ट दिखाते हुए, उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस। वो इस लड़ाई को सबसे प्राइमल तरीके से खत्म करेगा। मैं उसके चारों तरफ घूमता हूँ, ओपनिंग ढूंढता हूँ। आयरन फिस्ट भी मेरे साथ घूमता है, हमेशा सामने ही रहता है। उसकी आंखें तेज और कैलकुलेटिंग है। ये कोई साधारण जानवर नहीं है, वो समझ रहा है, मेरे मूव्स पढ़ रहा है। कुछ सेकंड के टेंस स्टैंड ऑफ के बाद मैं अचानक मूव करता हूँ, उसके लेफ्ट साइड पर फेक अटैक करता हूँ। आयरन फिस्ट तुरंत ब्लॉक करता है। बस यही चाहिए था। मैं डायरेक्शन बदलता हूँ और राइट साइड से हमला करता हूँ। इस बार मेरे जबड़े उसके शोल्डर पर बंद होते हैं। आयरन फिस्ट दर्द से चीखता है और दोनों हाथों से मेरी गर्दन पकड़ लेता है, मुझे हटाने की कोशिश करता है। उसकी पकड़ डरावनी है, मेरा गला दब रहा है, लेकिन मैं छोड़ता नहीं। मैं और जोर से काटता हूँ, अपने दांत और अंदर गड़ा देता हूँ। आयरन फिस्ट बुरी तरह तड़पता है, मुझे फेंकने की कोशिश करता है। मैं अपने चारों पैरों से उसे जकड़ लेता हूँ, जैसे जोंक जो कभी नहीं छोड़ती। वो मेरी हाइंड लेग पकड़ता है और मुझे ज़मीन पर पटकता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। मेरे अंदरूनी अंग हिल जाते हैं, लेकिन मैं छोड़ता नहीं, क्योंकि छोड़ना मतलब मौत। धीरे धीरे आयरन फिस्ट की ताकत कम होने लगती है, खून बहने से वो कमज़ोर हो रहा है। मैं मौका पकड़ता हूँ, शोल्डर छोड़ता हूँ और सीधा उसके गले पर काटता हूँ। यह है किंग ऑफ बीस्ट का फिनिशिंग मूव, थ्रोट लॉक। मेरे दांत उसकी विंड पाइप को चीर देते हैं। आयरन फिस्ट की आंखें फैल जाती हैं, उसके हाथ धीरे धीरे मुझ पर गिरते हैं। वो सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसका गला पूरी तरह फट चुका है। खून बहता है, मेरे चेहरे को ढक देता है। उसकी हरकतें धीमी होती जाती हैं और आखिर में वो ज़मीन पर गिर जाता है। मैं अपनी पकड़ छोड़ता हूँ और ज़ोर से सांस लेता हूँ। मेरा पूरा शरीर घायल है, शायद कई रिब्स टूट चुकी हैं। मेरी हाइंड लेग से खून बह रहा है, लेकिन मैं जीत गया। दोनों किंग टियर थ्रेट्स खत्म। तभी दरवाजे की तरफ से तेज़ कदमों की आवाज़ आती है। वो रहा, ट्रैंक्विलाइजर गन्स तैयार। मैं सिर घुमाता हूँ। 3 गार्ड्स अंदर घुसते हैं, गन्स मेरी तरफ ताने हुए। मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन मेरे शरीर में अब ताकत नहीं बची। पहला डार्ट मेरी हाइंड लेग में लगता है, दूसरा मेरे शोल्डर में। सेडेटिव तेज़ी से असर करता है। मेरी नज़र धुंधली होने लगती है, मेरे हाथ पैर भारी हो जाते हैं। मैं लड़खड़ाता हूँ, खुद को खड़ा रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं गिर जाता हूँ। होश धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आखिरी ताकत से मैं अपना सिर उठाता हूँ और स्काईलाइट की तरफ देखता हूँ। जो मैं देखता हूँ वो गलत है। आसमान में एक अजीब लाल रोशनी फैल रही है, ना सनसेट ना बादलों की रोशनी, बल्कि खून जैसा लाल रंग, जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। जैसे आसमान खुद खून बहा रहा हो। ये गलत है। अभी 50 दिन से ज़्यादा बचे थे। सोलर स्टॉर्म अभी नहीं आना चाहिए था। क्या मैंने हिस्ट्री बदल दी? क्या टाइमलाइन टूट गई? लाल रोशनी और तेज़ हो जाती है, पूरा आसमान खून के रंग में जलने लगता है। मैं हिलना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, लेकिन सेडेटिव पूरी तरह काबू कर चुका है। मेरी आंखें भारी होती जाती हैं और फिर हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। अंधेरे में जाने से पहले मेरा आखिरी ख्याल, सब खत्म हो गया, सब कुछ पहले ही हो गया। अचानक तेज़ दर्द मुझे वापस खींच लाता है। मैं अपनी आंखें खोलता हूँ, मैं एक अनजान जगह पर हूँ। ये टाइगर हैबिटेट नहीं है, ये एक खास केज है, पूरी तरह सॉलिड मेटल से बना हुआ। 10 सेंटीमीटर मोटी दीवारें, ऊपर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक ग्रिड। ये जू का आइसोलेशन वार्ड है, सबसे खतरनाक एनिमल्स के लिए। मैं खड़ा होने की कोशिश करता हूँ, मेरे शरीर की हर हड्डी विरोध करती है। आयरन फिस्ट से लड़ाई मुझे भारी पड़ी है। 3 रिब्स टूटी हुई, हैंड लेग से अब भी खून बह रहा है, मेरी लेफ्ट आई सूज गई है। लेकिन ये सब मुझे उतना नहीं डराता जितना बाहर का आसमान। पूरा आसमान खून जैसा लाल है, साधारण लाल नहीं, बल्कि गहरा डरावना क्रिम्सन, जैसे पूरा आसमान जल रहा हो। हवा जली हुई लग रही है, टेम्परेचर हर मिनट बढ़ रहा है। बाहर केओस है, अलार्म्स, जानवरों की चीखें। सोलर स्टॉर्म आ चुका है 50 दिन पहले। मैं खिड़की तक खुद को घसीटता हूँ, आयरन बार्स के बीच से देखता हूँ। पूरा जू बर्बादी में बदल चुका है। विजिटर्स भाग रहे हैं, गार्ड्स उन्हें बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई लोग गिर चुके हैं और उनके शरीर बदल रहे हैं। किसी की स्किन पर स्केल्स उग रहे हैं, किसी की उंगलियां क्लॉज बन रहे हैं। म्यूटेशन शुरू हो चुका है। और फिर ये मेरे साथ होता है। मेरे अंदर एक जलती हुई एनर्जी उठती है, जैसे मोल्टन लावा मेरी नसों में दौड़ रही हो। मैं अपने पेट की तरफ देखता हूँ, मेरी स्किन के नीचे कुछ हिल रहा है। तभी मुझे याद आता है, जब मैंने आयरन फिस्ट का गला फाड़ा था, मैंने उसके मांस का एक टुकड़ा निगल लिया था, और अब वो मांस मेरे अंदर जल रहा है। अचानक दर्द फट पड़ता है, मेरी हड्डियां टूटने लगती हैं और फिर से जुड़ने लगती हैं। हर एक क्रैक, स्नैप। मैं दर्द में तड़पता हूँ, मेरे क्लॉज मेटल फ्लोर को खरोचते हैं। मेरा फर झड़ने लगता है और नीचे नई स्किन उभरती है, लेकिन वो स्किन साधारण ऑरेंज नहीं है। स्किन गहरा निकल जाने वाला काला रंग है,
जिसमें सुनहरी नसें दौड़ रही हैं। ब्लैक और गोल्ड एक दूसरे में ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कोई जिंदा आर्मर हो। मेरा शरीर फूल रहा है, मसल्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हड्डियां फैल रही हैं। जो कभी 300 पाउंड था वो 400, 500, 600 पार कर जाता है। मेटल केज मेरे दबाव से कराने लगती है। मेरा शरीर अब उसके अंदर समा ही नहीं रहा। सबसे भयानक बदलाव मेरे सिर में हो रहा है। मेरा स्कल जैसे फिर से बनाया जा रहा है। मेरे माथे से 2 हड्डियों की रिजेस निकलती हैं, जैसे हड्डियों का ताज। मेरे कैनाइन्स और लंबे और तेज़ हो जाते हैं, हर एक अब डैगर जितना लंबा है। मेरी आंखों से खून जैसे आंसू बहते हैं। मेरी विजन ब्लर से क्रिस्टल क्लियर हो जाती है और पहले से 10 गुना तेज़। अब मैं हवा में तैरते एनर्जी पार्टिकल्स देख सकता हूँ, दीवारों की हेयरलाइन क्रैक्स तक देख सकता हूँ, सैकड़ों मीटर दूर दूसरे जानवरों में हो रही म्यूटेशन भी। ये है अवेकनिंग। मुझे नहीं पता कितना समय गुजरता है। आखिरकार दर्द कम हो जाता है। मैं गिर जाता हूँ, तेज़ सांस लेते हुए, पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ। लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ मेरे अंदर ऐसी ताकत है जो मैंने कभी नहीं जानी। मैं खड़ा होता हूँ, मेरा सिर लगभग 3 मीटर ऊंची छत को छूने लगता है। मैं खुद को देखता हूँ। जो लीन बॉडी मैंने बनाई थी अब वो एक विशाल बीस्ट का शरीर बन चुकी है, मसल से भरा हुआ। मेरी ब्लैक गोल्ड फर हल्की रोशनी में मेटालिक चमक रही है। मैं कैजुअली अपना पंजा घुमाता हूँ और मेटल वॉल में 5 गहरे निशान बन जाते हैं। ये ताकत मेरी पिछली ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा है। अब मुझे समझ आता है क्योंकि मैंने 2 किंग टियर बीस्ट्स को पहले ही मार दिया और आयरन फिस्ट का मांस खा लिया। मैं इस जू का पहला क्रीचर हूँ जिसने अवेकनिंग पूरी कर ली, जबकि बाकी जानवर अभी भी म्यूटेशन में तड़प रहे हैं। यही मेरी एडवांटेज है। तभी बाहर से एक डरावनी चीख सुनाई देती है। मैं खिड़की की तरफ भागता हूँ और जो देखता हूँ वो मेरे खून को ठंडा कर देता है। ज़ेब्रा एंक्लोजर में जो पहले शांत ज़ेब्रास थे अब एक दूसरे को फाड़ रहे हैं। उनके दांत तेज़ ब्लेड जैसे हो गए हैं, आंखें खून जैसी लाल चमक रही हैं। एक ज़ेब्रा दूसरे की गर्दन तोड़कर उसका मांस खा रहा है। पीकॉक गार्डन में पीकॉक्स के फेदर्स स्टील ब्लेड्स बन चुके हैं। वो पंख फड़फड़ाते हैं और फेंसिंग को काट डालते हैं। मंकी हिल पर मंकीज़ का आकार बढ़ चुका है और वो भयानक क्रीचर्स बन चुके हैं। वो अभी भी भागते हुए विजिटर्स का शिकार कर रहे हैं। पूरा जू नरक बन चुका है। मैं गहरी सांस लेता हूँ और मेटल केज के दरवाजे पर पूरी ताकत से टकराता हूँ। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार दरवाज़ा टूट जाता है। मैं बाहर निकलता हूँ, ब्लड रेड आसमान के नीचे खड़ा। दूर दूर तक म्यूटेटेड बीस्ट की दहाड़ गूंज रही है। मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं यहाँ सबसे ताकतवर हूँ। तभी मुझे एक धीमी मदद की आवाज़ सुनाई देती है। जेक की आवाज़। वो ऑफिस बिल्डिंग में फंसा है। मैं 1 सेकंड के लिए रुकता हूँ, फिर उसकी तरफ दौड़ पड़ता हूँ। दयालुता से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इस बर्बाद दुनिया में मुझे एक इंसान चाहिए जो इस जगह को जानता हो। मैं ऑफिस बिल्डिंग की तरफ दौड़ता हूँ। हर कदम 7-8 मीटर की दूरी तय करता है। ये अवेकेंड बॉडी डरावनी है। मेरे नीचे ज़मीन कांपती है और मेरे पीछे गहरे पंजों के निशान छूट जाते हैं। रास्ते में लाशें पड़ी हैं, विजिटर्स, गार्ड्स और वो लोग जो म्यूटेशन के बीच फंसे हैं। उनके शरीर भयानक रूप ले चुके हैं। किसी के टेंटिकल्स उगाए हैं, किसी का चेहरा फटकर अंदर से दांत निकल आए हैं। ये आधे म्यूटेटेड लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। ना इंसान, ना पूरी तरह बीस्ट, बस दर्द में तड़पते हुए। मैं रुकता नहीं, सीधा बिल्डिंग की तरह बढ़ता हूँ। तभी एक म्यूटेटेड ज़ीब्रा मेरा रास्ता रोकता है। उसका आकार 2 गुना हो चुका है। ब्लैक वाइट स्ट्राइप्स की जगह खून जैसा लाल रंग। उसके मुंह में तेज़ दांत हैं और वो एक लाश खा रहा है। वो मेरी तरफ देखता है, आंखें पागलपन से चमक रही हैं। वो चीखता है और मेरी तरफ दौड़ता है। मैं बचता नहीं, मैं भी सीधे उसकी तरफ दौड़ता हूँ और एक ही बार में अपना पंजा उसके सिर पर मारता हूँ। इम्पैक्ट से उसका स्कल पूरी तरह टूट जाता है। वो तुरंत मर जाता है। तभी मुझे कुछ अजीब दिखता है। उसके माथे से एक छोटा क्रिस्टल बाहर निकलता है, गहरा लाल, हल्की चमक के साथ। मेरा शरीर उसे चाहता है, एक गहरी भूख जो मेरी आत्मा तक जाती है। मैं उसे उठाता हूँ और निकल जाता हूँ। तुरंत एक एनर्जी वेव मेरे शरीर में फैल जाती है। मेरे घाव भरने लगते हैं, टूटी रिब्स जुड़ जाती हैं, हिंड लेग का घाव बंद हो जाता है। और सिर्फ हीलिंग ही नहीं, मेरी ताकत भी बढ़ती है, थोड़ी ही सही लेकिन असली। ये है बीस्ट कोर। मेरी पिछली ज़िंदगी में मैंने इसके बारे में सुना था। जब कोई म्यूटेटेड बीस्ट मरता है उसके स्कल में एक बीस्ट कोर बनता है, उसकी पूरी एवोल्यूशन एनर्जी का क्रिस्टलाइज्ड रूप। उसे खाने से एवोल्यूशन तेज़ हो जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी ये मिलेगा। मैं अपनी स्पीड बढ़ाता हूँ। ऑफिस बिल्डिंग के पास करीब दर्जन भर म्यूटेटेड मंकीज़ जमा है, जो पहले बिल्ली जितने छोटे थे अब इंसान जितने बड़े हो चुके हैं। मोटे आर्म्स और वो मेन डोर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जेक की आवाज़ ऊपर से आती है, हेल्प, कोई तो मदद करो। मंकीज़ और ज़्यादा पागल हो जाते हैं और दीवारों पर चढ़ने लगते हैं। मैं एक ज़ोरदार दहाड़ लगाता हूँ, पूरे जू में गूंज जाती है। सारे मंकीज़ रुक जाते हैं, मुझे देखते हैं, एक पल के लिए डर जाते हैं। लेकिन म्यूटेशन का पागलपन डर को दबा देता है और वो सब एक साथ मुझ पर हमला करते हैं। ये काटकूट है। मैं उन पर टूट पड़ता हूँ। हर वार में एक मंकी खत्म। उनके अटैक्स मेरे शरीर पर बस हल्के निशान छोड़ते हैं। वो मेरी डिफेंस तोड़ ही नहीं सकते। 1 मिनट से भी कम में सारे मंकीज़ खून के तालाब में पड़े हैं। मैं जल्दी से उनके बीस्ट कोर्स इकट्ठा करता हूँ और एक साथ 13 निकल जाता हूँ।
एनर्जी मेरे अंदर जमा होती है, मैं और मजबूत महसूस करता हूँ। तभी जेक की आवाज़ आती है, ये तुम हो, वही टाइगर। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और सिर हिलाता हूँ। जेक शॉक्ड है, लेकिन वो खुद को संभालता है। ये हैरान होने का वक्त नहीं। वो नीचे आता है और दरवाज़ा खोलता है। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। उसकी आवाज़ कांप रही है। बाहर क्या हो रहा है? सब जानवर मॉन्स्टर्स क्यों बन गए? मेरे पास जवाब नहीं है। मैं उसे हल्का सा धक्का देता हूँ और इशारा करता हूँ, फॉलो करो। मैं उसे जू के अंडरग्राउंड स्टोरेज में ले जाता हूँ। वहाँ खाना है, मेडिसिन है, मजबूत दीवारें, एक ही एंट्री, सेफ जगह। मैं उसे अंदर धकेलता हूँ और बाहर से एक भारी आयरन कैबिनेट दरवाजे के सामने लगा देता हूँ। फिर मैं ज़मीन पर अपनी क्लॉथ से लिखता हूँ, यहीं रहो, बाहर मत आना। जेक पढ़ता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम सच में मुझे समझते हो, डर मत, मैं यहीं रहूँगा, तुम वापस आओगे। मैं मुड़ता हूँ और चला जाता हूँ। अभी भी बहुत से म्यूटेटेड बीस्ट्स बाकी हैं, मुझे उन्हें ख़त्म करना है और बीस्ट कोर्स चाहिए। मैं कुछ ही कदम चलता हूँ और अचानक रुक जाता हूँ। हवा में एक सड़ी हुई बदबू है, सड़ते मांस की, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़, अजीब तरीके से। मैं उस स्मेल को फॉलो करता हूँ रेप्टाइल हाउस तक। पूल काला पड़ चुका है, मछलियाँ ऊपर तैर रही हैं, बीच में कुछ हिल रहा है। मैं पास जाता हूँ, मेरी आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो क्रोकोडाइल की लाश है, लेकिन वो फिर से जिंदा हो रही है। सड़ा हुआ मांस फिर से जुड़ रहा है, टूटी हड्डियां ठीक हो रही हैं। उसकी आंखों में हरी भूतिया आग जल रही है। मौत की बदबू हर तरफ फैल रही है। अनडेड म्यूटेशन। जिस क्रोकोडाइल को मैंने मारा था, वो अब रेडिएशन से कुछ और ही बन चुका है, पहले से भी ज़्यादा खतरनाक। वो अपनी आंखें खोलता है और सीधा मुझे देखता है। वो धीरे धीरे पूल से बाहर निकलता है। हर कदम के साथ काली सड़ी हुई पानी की छींटें उड़ती हैं। उसका शरीर अब जिंदा मांस नहीं रहा, वो एक चलता फिरता लाश है जिसे कच्ची रेडिएशन एनर्जी ने जोड़ कर रखा है। उसकी सड़ी हुई स्केल्स के नीचे सफ़ेद हड्डियां साफ दिखाई दे रही हैं। उसके ऑर्गन्स काफ़ी पहले ही खत्म हो चुके हैं। उसकी चेस्ट कैविटी में सिर्फ एक विशाल हरी गोस्ट फायर धड़क रही है। वही उसका कोर है, उसकी इमॉर्टैलिटी का सोर्स। उसकी आंखों में कुछ भी नहीं है, सिर्फ जिंदा चीज़ों के लिए नफरत। मैं एक कदम पीछे हटता हूँ और फाइटिंग स्टैंड्स लेता हूँ। ये चीज़ मेरी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक है। मेरी पिछली ज़िंदगी का अबिस टाइटन क्रॉक खतरनाक था, लेकिन वो जिंदा था। उसकी कमज़ोरियाँ थीं, उसे दर्द होता था। लेकिन ये कैरिंग क्रॉक ज़िंदगी और मौत की सीमा पार कर चुका है। अचानक वो तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ता है। उसका इतना बड़ा शरीर असंभव स्पीड से दौड़ता है। मैं साइड स्टेप करता हूँ। उसकी टेल मेरे पास से गुजरती है और पीछे की रॉकरी को टुकड़ों में तोड़ देती है। डरावनी ताकत, कम से कम 3 गुना ज़्यादा जब वो जिंदा था उससे। मैं काउंटर करता हूँ, उसके सिर पर पंजा मारता हूँ। मेरे क्लॉज उसके सड़े मांस में धंस जाते हैं। मुझे अंदर स्कल महसूस होता है, लेकिन कैरिंग क्रॉक कोई रिएक्शन नहीं देता। वो अपना मुंह खोलता है और सीधे मेरे गले पर झपटता है। कोई दर्द नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। यही इसे सबसे खतरनाक बनाता है। मैं मुश्किल से बचता हूँ, उसके दांत मेरे फर को छूते हुए निकल जाते हैं। तभी दूर से इंसानों की चीख सुनाई देती है। विजिटर्स, 1 दर्जन से ज़्यादा लोग गिफ्ट शॉप में छुपे हुए हैं। कैरिंग क्रॉक उन्हें सुन लेता है। वो मुझे छोड़ देता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। धत, मैं उसके पीछे दौड़ता हूँ। कैरिंग क्रॉक हैरान करने वाली स्पीड से चलता है। वो ग्लास डोर तोड़कर सीधे क्राउड में घुस जाता है। चीखें हर तरफ फैल जाती हैं। एक गार्ड इलेक्ट्रिक बैटन उठाकर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन क्रॉक की टेल उसे हवा में उड़ा देती है। वो दीवार से टकराता है और वहीं मर जाता है। मैं छलांग लगाता हूँ और उसके हाइंड लेग को पकड़ लेता हूँ। उसे पीछे खींचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझे पूरी तरह इग्नोर करता है और किलिंग जारी रखता है। एक महिला अपने बच्चे को पकड़कर काउंटर के पीछे छुपी है। कैरिंग क्रॉक एक ही बार में काउंटर पलट देता है और अपना मुंह खोल देता है। मैं तुरंत हिंड लेग छोड़ता हूँ और उसकी टेल को काटता हूँ। अपना पूरा वजन पीछे खींचता हूँ। आखिरकार मैं उसे बाहर खींच लेता हूँ, लेकिन वो घूमता है और डेथ रोल करता है। मैं उसके साथ खिसकता हुआ जमीन पर घूमता हूँ, 3 ट्रैश कैंस तोड़ते हुए रुकता हूँ। इस बीच कुछ लोग भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन 5 लोग पहले ही मर चुके हैं। मैं उठता हूँ पूरी तरह घायल। कैरिंग क्रॉक भी खड़ा हो जाता है। उसके शरीर पर दर्जनों गहरे घाव हैं, हड्डियां तक दिख रही हैं, लेकिन एक बूंद खून नहीं, सिर्फ सड़ा हुआ काला मांस और कीड़े। वो खून नहीं बहाता, उसे दर्द नहीं होता, वो थकता नहीं। ये लड़ाई मेरी पिछली जिंदगी से 100 गुना कठिन है। कैरिंग क्रॉक फिर से हमला करता है। इस बार वो बदल चुका है। अब बाइटिंग नहीं, वो टेल स्ट्राइक्स इस्तेमाल करता है। उसकी टेल लोहे की चाबुक जैसी हवा को चीरती है। मैं बचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन 2 बार हिट खा जाता हूँ। मेरी रिब्स में तेज दर्द उठता है। मैं ऐसे नहीं लड़ सकता, मुझे इसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। मैं ध्यान से उसे देखता हूँ और नोटिस करता हूँ, हर बार जब वो अटैक करता है उसकी चेस्ट में ग्रीन गोस्ट फायर और तेज चलती है। वही उसका एनर्जी कोर है। अगर वो फायर डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये हमेशा के लिए खत्म।
लेकिन कैसे? उसकी रिबकेज लोहे की सलाखों जैसी है, मेरे क्लॉज अंदर नहीं जा सकते और उसकी स्पीड बहुत तेज है, मुझे मौका ही नहीं देता। तभी वो अचानक रुक जाता है, अपना सिर उठाता है और हवा सूंघता है, फिर एक दिशा में बढ़ने लगता है। वो दिशा अंडरग्राउंड स्टोरेज की है। जेक अभी वहीं है। ये चीज़ जिंदा लोगों को महसूस कर सकती है। वो जेक का शिकार करने जा रहा है, मुझे उसे रोकना होगा, लेकिन मेरी करंट स्ट्रेंथ से मैं इसे मार नहीं सकता। मुझे एक वेपन चाहिए, कुछ ऐसा जो इसके कोर को डिस्ट्रॉय कर सके। तभी मुझे एक जगह याद आती है, जू का मेंटेनेंस यार्ड। हाई वोल्टेज इक्विपमेंट, टूल्स, एक्सप्लोजन का मौका। अगर मैं इसे वहां ले जाऊं तो शायद इलेक्ट्रिसिटी और ब्लास्ट से इसका कोर खत्म हो जाए, लेकिन ये बेहद खतरनाक है। एक गलती और मैं भी खत्म। कैरिंग क्रॉक स्टोरेज डोर तक पहुंच चुका है और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अंदर जेक चीख रहा है। अब सोचने का समय नहीं। मैं दौड़ता हूं और उसकी टेल पकड़ लेता हूं, पूरी ताकत से खींचता हूं। वो तुरंत पलटता है और मुझ पर झपटता है। मैं छोड़ता हूं और भागता हूं, सीधे मेंटेनेंस यार्ड की तरफ। वो मेरे पीछे आता है और उसकी स्पीड मुझसे भी ज्यादा है। डिस्टेंस तेजी से कम हो रहा है। आगे मेंटेनेंस यार्ड दिख रहा है। हाई वोल्टेज वार्निंग साइंस साफ नजर आ रहे हैं। बस थोड़ा और, थोड़ा और। तभी उसके क्लॉज मेरी हाइंड लेग पकड़ लेते हैं। तेज दर्द, मांस फटता हुआ महसूस होता है, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। रुकना मतलब मौत। 50 मीटर्स, 30, 10। मैं यार्ड में घुसता हूं। वो मेरे पीछे ही है। अब इसका अंत करना होगा। यार्ड एक खुला एरिया है, बीच में 3 बड़े ट्रांसफॉर्मर यूनिट्स, चारों तरफ टूल्स और ऑयल ड्रम्स। मैं ट्रांसफॉर्मर के पास जाता हूं और मुड़कर खड़ा हो जाता हूं। कैरिंग क्रॉक मेरी तरफ दौड़ता है। उसे कोई खतरा महसूस नहीं होता। वो बस मुझे मारना चाहता है। वो झपटता है, मैं साइड हो जाता हूं। वो ट्रांसफॉर्मर से टकराता है। अलार्म बजने लगता है। स्पार्क्स उड़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी उस पर असर नहीं करती। ये काफ़ी नहीं है, मुझे बड़ा ब्लास्ट चाहिए। मैं आसपास देखता हूं और ऑयल ड्रम्स पर नज़र पड़ती है, डीजल से भरे हुए। मेरे दिमाग में प्लान बनता है। मैं जानबूझकर स्लो होता हूं, उसे करीब आने देता हूं। वो फिर से मेरी हाइंड लेग पकड़ता है। मैं खुद को गिरने देता हूं और ड्रम्स की तरफ रोल करता हूं। वो मेरे ऊपर झपटता है। मैं आखिरी पल में हट जाता हूं। उसका शरीर ड्रम से टकराता है। ड्रम्स गिरते हैं, डीजल हर तरफ फैल जाता है। तेज़ फ्यूल की स्मेल हवा में भर जाती है। कैरिंग क्रॉक डीजल में खड़ा है। उसकी चेस्ट की ग्रीन फायर और तेज़ जलती है। शायद उसे खतरे का एहसास हो रहा है। वो पीछे हटने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं ट्रांसफॉर्मर पर हमला करता हूँ, कंट्रोल पैनल को तोड़ देता हूँ। स्पार्क्स फट पड़ते हैं, केबल्स टूट जाते हैं, हाई वोल्टेज करंट हवा में फैल जाता है। इलेक्ट्रिक आर्क डीजल को छूता है और तुरंत आग लग जाती है। फ्लेम्स हर तरफ फैल जाती हैं। कैरिंग क्रॉक आग में घिर जाता है, लेकिन आग बेकार है। उसका शरीर पहले ही सड़ चुका है। हीट उस पर असर नहीं करती। वो आग से बाहर निकलता है और फिर मुझ पर झपटता है। उसी वक्त ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड होने लगता है। धुआं, क्रैकिंग साउंड्स, लेकिन अभी भी काफ़ी नहीं। मुझे और चाहिए। तभी मेरे अंदर कुछ जागता है, एक मेटालिक एनर्जी मेरे कोर से उठती है और मेरे गले तक पहुंचती है। मेरा गला अजीब तरीके से वाइब्रेट करने लगता है। हवा में विजिबल रिपल्स बनते हैं। ये है मेरी एबिलिटी, आयरन रेजोनेंस रोर। मैं गहरी सांस लेता हूं और पूरी ताकत से दहाड़ता हूं। ये एक साधारण टाइगर रोर नहीं है, ये एक सोनिक अटैक है, मेटालिक रेजोनेंस के साथ। साउंड वेव फिजिकल फोर्स बन जाती है। हजारों ब्लेड्स की तरह वो कैरिंग क्रॉक को चीर देती है। उसका सड़ा हुआ मांस फटता है, उसकी रिब्स टूट जाती हैं और उसकी चेस्ट कैविटी खुल जाती है। ग्रीन गोस्ट फायर अब बाहर आ चुकी है। उसी समय ट्रांसफॉर्मर आखिरी बार चीखता है और टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। मुड़ता हूं और पूरी स्पीड से दौड़ पड़ता हूं। मेरे पीछे एक कान फाड़ देने वाला एक्सप्लोजन होता है। आग का एक विशाल स्तंभ सीधे आसमान की तरफ उठता है। हाई वोल्टेज करंट और एक्सप्लोजन की शॉक वेव आपस में मिलकर एक विनाशकारी एनर्जी स्टॉर्म बना देती हैं। कैरिंग क्रॉक उस ब्लास्ट में पूरी तरह निकल लिया जाता है। वो एक आखिरी चीख निकालता है और उसकी चेस्ट की गोस्ट फायर हीट और करंट के एक साथ लगने से आखिरकार बुझ जाती है। ब्लास्ट की शॉक वेव मुझे 10 मीटर से भी ज्यादा दूर फेंक देती है। मैं जमीन पर गिरता हूं। मेरा शरीर काला पड़ चुका है, कई जगह फर जल चुका है, लेकिन मैं जिंदा हूं। मैं खुद को खींचकर उठाता हूं और ब्लास्ट के सेंटर की तरफ देखता हूं। कैरिंग क्रॉक का शरीर टुकड़ों में उड़ चुका है, हर तरफ बिखरा हुआ। ग्रीन घोस्ट फायर पूरी तरह गायब है। बस एक काला बीस्ट कोर मुट्ठी जितना बड़ा मलबे में पड़ा है। मैं उसके पास जाता हूं, उसे अपने जबड़ों में उठाता हूं। ये साधारण बीस्ट कोर से कहीं ज़्यादा भारी है। इसके अंदर बेहद विशाल एनर्जी है। मैं उसे पूरा निगल जाता हूं। तुरंत मेरी ताकत बढ़ने लगती है। मेरे घाव तेजी से बढ़ते हैं। जला हुआ फर गिर जाता है और उसकी जगह नया ब्लैक गोल्ड फर उगाता है। मेरा शरीर फिर से बढ़ता है, मसल्स और डेंस, क्लॉज और शार्प। मैं मलबे के बीच खड़ा होकर आसमान की तरफ दहाड़ता हूँ। मेरी आवाज़ पूरे जू में गूंज जाती है। जो भी क्रीचर्स अभी म्यूटेशन में हैं, वो इस प्रेशर को महसूस करते हैं। ये है एक किंग की घोषणा। अब से इस टेरिटरी का सिर्फ एक ही रूलर है।
मैं मुड़ता हूँ और जू के अंदर और गहराई में बढ़ता हूँ। अभी और म्यूटेटेड बीस्ट्स खत्म करने हैं और बीस्ट कोर्स इकट्ठा करने हैं। लेकिन कुछ ही कदम बाद मैं अचानक रुक जाता हूँ। आसमान में बहुत ऊपर एक विशाल शैडो दिखाई देती है। ना वो क्लाउड है ना बर्ड, कुछ बहुत बड़ा। वो बादलों के बीच आता जाता है। उसके पंख कम से कम 100 मीटर लंबे हैं। ये क्या है? मैंने अपनी पिछली जिंदगी में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। क्या मैंने हिस्ट्री बदल दी? क्या बाहर की दुनिया भी बदल गई? वो शैडो फिर से बादलों में गायब हो जाता है। लेकिन एक बात साफ है, बाहर की दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी है। मैं नज़र हटाता हूँ और फिर से जू साफ करने में लग जाता हूँ। अगले कुछ घंटों में मैं पूरे एरिया को स्वीप करता हूँ। बर्ड जोन के म्यूटेटेड वल्चर्स, ग्रेजिंग जोन के म्यूटेटेड बाइसन, एक्वेरियम के म्यूटेटेड शार्क्स, सब मेरे शिकार बन जाते हैं। हर बीस्ट को मारकर मैं उसका बीस्ट कोर लेता हूँ। जब मैं 50वां बीस्ट कोर निगलता हूँ, मेरे अंदर फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। एनर्जी का एक ज़बरदस्त विस्फोट मेरे शरीर में होता है। मेरी हड्डियाँ गरजते बादल जैसी आवाज़ करती हैं। ब्लैक गोल्ड फर और ज़्यादा चमकने लगती है। हर एक बाल जैसे मेटल से बना हो। मेरे माथे का बोन क्राउन और जटिल हो जाता है, जैसे किसी प्राचीन सम्राट का ताज। मेरा शरीर अब 800 पाउंड पर स्थिर होता है। शोल्डर हाइट करीब 2.5 मीटर, लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा। मैं खड़ा होता हूँ और एक चलता फिरता किला लगता हूँ। आयरन गोल्ड बीस्ट किंग, यही मैं बन चुका हूँ। मैं फाइनल स्वीप के लिए सेंट्रल प्लाजा की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन रास्ते में एक नया खतरा मिलता है। प्लांट्स भी म्यूटेट हो चुके हैं। प्लाजा के बीच का 100 साल पुराना बैनियन ट्री 3 गुना बड़ा हो गया है। उसकी ब्रांचेस टेंटिकल्स की तरह हवा में लहरा रही हैं। ग्रास खून जैसा लाल हो गया है और हर ब्लेड चाकू जितना तेज। फ्लावर बेड की रोजेस दांत जैसे पेटल्स उगा चुके हैं और एक म्यूटेटेड माउस को खा रहे हैं। पूरा जू एक डेड जोन बन चुका है। मैं सावधानी से आगे बढ़ता हूँ और अंडरग्राउंड स्टोरेज तक पहुँचता हूँ। जेक अभी भी अंदर है। वो मेरी आहट सुनकर दरवाज़ा थोड़ा खोलता है। तुम हो? वो मुझे देखता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आता है। तुम और मजबूत हो गए। मैं सिर हिलाता हूँ और ज़मीन पर लिखता हूँ, मैं जा रहा हूँ। जेक कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, मुझे समझ आता है, यहाँ आप सेफ नहीं हैं, तुम्हें बड़ी जगह चाहिए। वो अपनी जेब से एक कीज़ का सेट निकालता है। ये डायरेक्टर ऑफिस की कीज़ हैं। अंदर पूरे सिटी का मैप है और सप्लाई लोकेशंस भी। ज़रूरत पड़े तो देख लेना। मैं कीज़ अपने जबड़ों में लेता हूँ और उसे आखिरी बार देखता हूँ। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। जेक की आवाज़ भर्रा जाती है। अगर कभी ह्यूमैनिटी वापस खड़ी हुई तो मैं सबको बताऊंगा, एक टाइगर था जिसने हमें बचाया। मैं मुड़ता हूँ और बिना पीछे देखे चला जाता हूँ। मैं डायरेक्टर ऑफिस पहुँचता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ। अंदर पूरा शहर मैप में दिख रहा है। मिलिट्री बेसेस, हॉस्पिटल्स, ग्रेन डेपोज सब मार्क्ड हैं। मैं सब याद कर लेता हूँ और बाहर निकल आता हूँ। मैं जू के सबसे ऊंचे पॉइंट पर चढ़ता हूँ और बाहर देखता हूँ। जहाँ पहले हंसी थी, अब सिर्फ बर्बादी है। जानवर या तो मर चुके हैं या मॉन्स्टर्स बन चुके हैं। ये मेरी रीबर्थ के बाद की पहली बैटलफील्ड थी और अब पूरी तरह कॉन्कर हो चुकी है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। इन दीवारों के बाहर मैं महसूस कर सकता हूँ और भी ताकतवर मौजूदगी जाग रही हैं। हर एक इससे भी ज़्यादा खतरनाक। असल हंटिंग ग्राउंड बाहर है। मैं गहरी सांस लेता हूँ और अपनी एनर्जी को चैनल करता हूँ। आयरन रेजोनेंस रोर फिर से गूंजती है, पहले से भी ज़्यादा तेज़। साउंड वेव फिजिकल फोर्स बन जाती है। मेरे आसपास की हर विंडो टूट जाती है, पत्थर ज़मीन पर उछलने लगते हैं। ये है मेरा ऐलान, ये है मेरा फेयरवेल। मेरी दहाड़ जू से निकलकर पूरे शहर में फैल जाती है। मैं थोड़ा पीछे हटता हूँ और छलांग लगाता हूँ। 800 पाउंड का शरीर हवा में उड़ता हुआ आसानी से 5 मीटर की दीवार पार कर जाता है। मैं बाहर रोड पर लैंड करता हूँ। मेरे क्लॉज एसफॉल्ट में गहरे निशान छोड़ते हैं। मैं एक बार पीछे मुड़कर जू को देखता हूँ। कुछ सर्वाइवर्स अभी भी शेल्टर में छुपे हैं, डर से कांपते हुए। वो मुझे देखते हैं, उनकी आंखों में डर और सम्मान दोनों है। मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ और शहर की गहराई में चल पड़ता हूँ। सड़कों पर छोड़ी हुई गाड़ियाँ पड़ी हैं। बिल्डिंग्स पर म्यूटेटेड वाइन्स चढ़ चुकी हैं। दूर से चीखें सुनाई देती हैं, कुछ इंसानों की, कुछ नहीं। आसमान अभी भी खून जैसा लाल है। सूरज कहीं नहीं है, सिर्फ वो अजीब क्रिम्सन रोशनी जो हर चीज़ को ढक रही है। मैं खाली सड़कों पर चलता हूँ और हर कदम ताकत से भरा है। तभी आगे एक बिल्डिंग से एक जोरदार दहाड़ गूंजती है। उसमें डोमिनेंस है, चैलेंज है, टेरिटरी का दावा है। कोई मेरा इंतजार कर रहा है। मैं रुकता हूँ और मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आती है। आजा, देखते हैं इस बर्बाद शहर में कौन मुझे रोक सकता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में अपना फेवरेट पार्ट बताना मत भूलना, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।